बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने जो 2017 का पेपर है ये कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और जिन्होंने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी हम 2015 का जो पेपर है मैथमेटिक्स का वो हम सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले हमने इसके फर्स्ट 20 MCQ सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 21 से 30 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर पे जो MCQ है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एक सीक्वेंस हमें दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4 अप टू सो ऑन इज डैश। हमने इस सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। सुप्रीमम। और ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1, 0, इन्फिनिटी और n/n+1। देखिए हमें एक सीक्वेंस दिया गया है जिसका सुप्रीमम फाइंड करना है। अब ये जो लीस्ट अपर बाउंड है ये क्या होता है और ये सेट से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने 2017 का पेपर सॉल्व किया था। अभी हम इस सीक्वेंस को ले लेते हैं। सीक्वेंस है जी 1/2, 2/3, 3/4 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे इसकी अगर मैं nth टर्म लिखूँ तो वो क्या होगी, n/n+1। और यहाँ पे आपका n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। देखें ना, यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूँगा तो 1/2 इसकी पहली टर्म, अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2/3, 2 + 1 3 वो दूसरी टर्म। तो इस तरह से इसकी तमाम टर्म्स जो है वो जनरेट होंगी। अब यहाँ पे देखें ये जो 1/2 है ये है आपका 0.5, जो 2/3 है ये 0.6 समथिंग होगा और जो 3/4 है ये 0.75 होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसकी टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। एज इट इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, रिजल्ट क्या है, इफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस is converges then its point of convergent is सुप्रीमम। देखिए रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है तो जो उसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन होता है ना उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में हमें यही रिक्वायर्ड है ना, हमने इस सीक्वेंस का सुप्रीमम फाइंड करना है। तो वो हम फिर इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे कि ये जो सीक्वेंस गिवन है हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं और फिर वही जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन होगा वो हमारा सुप्रीमम होगा। तो इसकी nth टर्म हमने क्या यहाँ पे फाइंड की है, an = n/n+1। अब आप लिमिट ले लें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1। देखिए अब मैं अगर इसमें लिमिट पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है जो कि एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे एल्पिटर रूल लगाएंगे। एल्पिटर रूल क्या है कि न्यूमरेटर में आपने अलहदा डिफ्रेंशिएशन करनी है, डिनोमिनेटर में अलहदा डिफ्रेंशिएशन करनी है। और एल्पिटर रूल हम कब यूज़ करते हैं, जब लिमिट पुट करने से कोई अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो। जैसे यहाँ पे देखें ना, n हमारा अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ पे एल्पिटर रूल लगाऊंगा। n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n वो 1 होता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 और 1 का 0। यहाँ पे हमने एल्पिटर रूल लगाया है। और ये साथ लिमिट वैसे ही
तो यहाँ से हमारा फिर आंसर क्या आ गया 1। ये इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट आ गया है और यही जो गिवन सीक्वेंस है इसका सुप्रीमम है। तो फिर हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर ए। तो MCQ नंबर 21 में एक्चुअली उसने हमें एक सीक्वेंस दिया था जिसका हमने लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना था, जो कि सुप्रीमम को कहते हैं। तो पहले हमने ये देखा कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और फिर हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो जो उसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन होता है वही सुप्रीमम होता है। और फिर हमने इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड की और उस पर हमने लिमिट अप्लाई करके इसका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन है वो फाइंड कर लिया और वही इसका सुप्रीमम था, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 21 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक लिमिट दी गई है जिसको इवेल्युएट करना है। लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 और x रेज़ टू द पावर x माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस ln x। और हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं 2, -2, 1 और -1। तो अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं। लिमिट को मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। x अप्रोचेस टू 1, x रेज़ टू द पावर x माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस ln x। अब आप यहाँ पे गौर करें कि अगर तो मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ तो फिर क्या होगा, ये देखें 1 पावर 1 1, इधर भी 1, 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 ये भी 0 और यहाँ 1 पुट करेंगे तो ln 1 वो भी 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है विच इज़ एन अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी डायरेक्ट लिमिट पुट करने से कोई अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो तो हमने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी। हम यहाँ पे कोई और चक्कर चलाएंगे, जैसे हमने इससे पहले MCQ में एल्पिटर रूल यूज़ किया था ना लिमिट पुट करते हुए, वहाँ पे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी। सेम केस यहाँ पे कि अगर 0/0 फॉर्म भी बन रही है ना तो आप यहाँ पे एल्पिटर रूल लगा सकते हैं। और एल्पिटर रूल क्या था, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर अलग फाइंड करना है और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है अलग से फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर में देखें पड़ा हुआ है x पावर x, तो इसका हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो मैं इसको अलग से बाहर उठा लेता हूँ। पहले इसको मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल x पावर x को, इसका मैं अलग से पहले डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। ये है अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए और आपने उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप जानते हैं आप लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। दोनों तरफ ln ले लें, ln y इज इक्वल टू ln x पावर x। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर शुरू में आ जाएगी और ये है ln y। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1/y और y का डेरिवेटिव y डैश। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है। ये x इससे कैंसिल, y डैश इक्वल्स टू y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 प्लस ln x। तो यहाँ से आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये है x पावर x और 1 प्लस ln x। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आप इस पे एल्पिटर रूल लगाएं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर x का अब हमें डेरिवेटिव चाहिए ना, एल्पिटर रूल लगा रहे हैं तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। वो क्या है, x पावर x इंटू 1 प्लस ln x माइनस x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 और ln x का 1/x। एल्पिटर रूल। अब यहाँ पे अगर मैं फिर लिमिट पुट करूँ तो फिर हमारे पास एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। किस तरह से, ये देखिएगा आप, 1 की पावर 1 1, ln x में 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और -1 0। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो -1 प्लस 1 फिर 0, ये फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें अगेन एल्पिटर रूल लगाना पड़ेगा। और उस पर्पज़ के लिए चूँकि मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए तो इस हिस्से को मैं पहले उठा लेता हूँ, इसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं और फिर वही हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे मैं इसको लेट्स सपोज अगर मैं t के इक्वल लेता हूँ x पावर x इंटू 1 प्लस ln x को, तो इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x।
डी टी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 ln x का 1 ओवर एक्स, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और x पावर x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। क्या डेरिवेटिव आया था इसका? x पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? x पावर x तो दोनों में है ना, इसको कॉमन ले लें। इधर क्या रह गया? 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ln x इंटू 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x की पावर 2। तो ये एक्चुअली हमारे पास इस टर्म का डेरिवेटिव आ गया, ये यहाँ पे हमने इसको ड्राइव कर लिया। अब हम यहाँ पे जब एलपिटर रूल लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इस पे एलपिटर रूल लगाने से ये हमारे पास आंसर आया ना, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। x पावर x 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ln x होल की पावर 2 माइनस, और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि हम एलपिटर रूल लगा रहे हैं ना। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ये तो 0 हो चुका है ना, और 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 ओवर x का माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब लिमिट पुट करने से ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, जैसे पहले 2 दफ़ा हो रहा था 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी। तो जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर 1, 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस ln 1 होल की पावर 2, और नीचे भी 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो ये ऊपर बन गया 1 प्लस ln 1 0 और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे है -1। तो फाइनल आंसर आपके पास फिर क्या आ गया? -2। तो फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर बी। तो MCQ नंबर 22 में उसने हमें एक ऐसी लिमिट इवेल्युएट करने के लिए दी थी कि जिसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी। तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए हमने इस पर 2 दफ़ा एलपिटर रूल लगाया है। एलपिटर रूल क्या होता है? न्यूमरेटर में अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव। और ऐसा करते क्यों हैं? इस अनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचने के लिए। जब 2 दफ़ा लगाया तो फिर ये सिचुएशन क्लियर हो गई, इसमें लिमिट पुट की तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? -2, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ नंबर 22 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक लिमिट दी गई है जिसको एवेल्युएट करना है। MCQ नंबर 23 में जो लिमिट गिवन है और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो लिमिट गिवन थी, ये दोनों लिमिट्स एक्चुअली उसने BSc में जो आप कैलकुलस की बुक फॉलो करते हैं बाय SM यूसुफ, उसका जो चैप्टर 3 है, ये दोनों MCQs उसमें से उठाए गए हैं। तो इसमें हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, x रेज़ टू द पावर sin x इज़ डैश। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं 0, 1 ओवर 2, e और अनडिफाइंड। तो इसमें आप गौर करें, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं, देखें ना यहाँ पे 0 और इधर भी 0 पुट करना है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन 0 भी 0 होता है और ये 0, तो 0 की पावर जो 0 है ये 1 के इक्वल नहीं होता और ना ये 0 है। इसको आपने ये नहीं समझना कि किसी भी नंबर की पावर, हम पढ़ा हुआ ना कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन वो जो नंबर है ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। असल जो फार्मूले की सेंस है वो ये है कि नॉन ज़ीरो जो नंबर होता है ना, उसकी पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 कह सकते हैं। 0 की पावर 0 को 1 नहीं कह सकते। ठीक हो गया? तो मैं इस लिमिट को यहाँ पे अब सॉल्व करूँगा। लिमिट है मेरे पास x अप्रोचेस टू 0, x रेज टू दी पावर sin x। अब हम इसको एवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ y के इक्वल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x रेज टू दी पावर sin x। अब ये हम वर्किंग क्यों करने लगे हैं? क्योंकि हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करके देख लिया है, ये 0 की पावर 0 बन रही है, जो कि एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जिस तरह से हमने प्रीवियस MCQ में देखा था ना, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी, वो भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म थी। 0 रेज़ टू द पावर 0 भी एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे कोई चक्कर चलाएंगे, आप दोनों तरफ लॉगरिथम ले लें, ln y लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln x की पावर sin x।
अब जो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो क्या कहता है, पावर शुरू में आ जाएगी और ये ln x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln x, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, कोसेकेंट x। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ, गौर करना आपने, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ln 0 अनडिफाइंड, और कोसेकेंट में जब आप 0 पुट करेंगे तो कोसेकेंट एक्चुअली रेसिप्रोकल है साइन का, साइन 0 0 होता है, और जब 0 का आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो भी अनडिफाइंड है। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है यहाँ पे लिमिट पुट करने से, विच इज़ ऑल्सो एन अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एल्पिटर रूल यूज़ करेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस MCQ में काम किया था। ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, और कोसेकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट x कोट x। यहाँ पे हमने एल्पिटर रूल यूज़ किया। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, 1/x को भी ऐसे ही रहने दें। कोसेकेंट क्या होता है, 1/sin x, और कोट क्या होता है, cos x ओवर sin x। ये है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये sin x जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा sin x ओवर x, ये वाला, और ये साथ माइनस वैसे ही, और ये cos ओवर sin है, ये sin जब ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका sin x ओवर cos x। अब आप लिमिट को दोनों पे सेपरेट कर दें, इस माइनस को मैं साइड पे कर देता हूँ, और ये बनेगी जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, इस पे लिमिट अलग कर देंगे, और ये साइन ओवर कोस क्या बनेगा, टेंजेंट x, इस पे लिमिट अलग हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x। अब ये तो फार्मूला बन गया, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला है जी थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये तो 1 बन गया, बाहर पहले माइनस पड़ा हुआ है 1, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे टेन 0 क्या होता है, 0, जिससे सारा आंसर 0 हो गया। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हमने लिया हुआ है, ln y। देखिए हमें तो इसकी लिमिट चाहिए थी ना, जिसको हमने y कहा था, तो ये तो ln y है। अब ln को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आप e ले लें, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। जब आप e लेंगे यहाँ पे y रह जाएगा, और ये e की पावर क्या हो जाएगी, 0, और e पावर 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें कोई भी 1 नहीं है, 0, 1/2e और अनडिफाइंड है। तो पेपर में जो MCQ आया था, MCQ नंबर 23, उसमें यही 4 ऑप्शंस गिवन थी जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। लेकिन जब हमने इस लिमिट को इवेल्युएट किया है तो हमारा रिजल्ट क्या आया है, 1। तो बाज़ का पेपर में इस तरह भी हो जाता है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इसमें से किसी भी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा। तो इस सूरत में आप किसी भी एक ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मिस्टेक पेपर में हो उसका जो फेवर है वो कैंडिडेट को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप किसी भी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 23 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम 24 MCQ सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, जो कि FSC के पोर्शन में से उसने ये उठाया है। लिमिट है 0 से 1 और 4/1 प्लस x स्क्वायर dx। ऑप्शन हमारे पास हैं 0, पाई, 4π/3 और -पाई। सिंपल सा ये इंटीग्रल है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। 0 से 1 4/1 प्लस x स्क्वायर dx। 4 को तो हम बाहर ले जाते हैं, कांस्टेंट है। 0 से 1 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसकी इंटीग्रेशन होती है जी 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे अगर मैं a की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो फिर 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब, 4 tan इनवर्स x, और लिमिट आपकी है 0 से 1। तो पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 45 होता है ना, और tan इनवर्स 0 0, 4 से कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आया हमारे पास, पाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 24 में हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल गिवन था, सिंपल सा इंटीग्रल था, इसको हमने इवेल्युएट करके इसका आंसर निकाला पाई, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा एमसीक्यू आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल गिवन है, लिमिट है 0 से पाई कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। इसका हमने आंसर बताना है। ऑप्शन हमारे पास हैं 0, 1, -1 और अनडिफाइंड। तो देखने में तो ये सिंपल सा इंटीग्रल है, लेकिन इसमें एक ट्रिक यूज़ होगी, वो क्या, इसको हम एवेल्युएट करते हैं फिर पता चलेगा। ये है जी 0 से पाई लिमिट और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब इसको मैं इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे एक काम करूँगा, ये आपने गौर करना है। लिमिट है 0 से पाई, तो मैं अपर लिमिट में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब मैंने ऐसा किया क्यों है, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा जब हम इसको इवेल्युएट करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं उसका थ्योरम यूज़ करूँगा। थ्योरम ये कहता है कि अगर 0 से लिमिट है आपकी na f ऑफ x dx, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपर लिमिट में ये जो n मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको हम शुरू में लिख सकते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके 0 से a f ऑफ x dx। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए ये जो हमारा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम शुरू में लिख सकते हैं 0 से क्या रह जाएगी लिमिट π/2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोट एक्स, और लिमिट हमारी है 0 से π/2। अब ये माइनस को मैं कर देता हूँ साइड पे, और कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/10x। अगले स्टेप में मैं लिमिट्स पुट करूँगा 0 से π/2। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करें, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। अब आप देखें, मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं ये एंड पे बताऊंगा कि ये मैंने ये वाला स्टेप क्यों किया है। अपर लिमिट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है। लेट्स सपोज अगर मैं ये काम नहीं करता, लिमिट को मैं पाई ही रहने देता हूँ, तो उससे होगा क्या। देखें, जब मैं यहाँ पे पाई पुट करूँगा, अगर मैं लिमिट को π/2 नहीं बनाता तो इंटीग्रेशन तो यही होगी ना। जब मैं यहाँ पे पाई पुट करूँगा, 10 पाई क्या होता है 0, तो फिर 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी। इसी तरह से जब ये 0 इसमें पुट करेंगे लोअर लिमिट में, 1/0 ये भी इन्फिनिटी। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये भी एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये अपर लिमिट में चेंजिंग की थी। अब आप देखें, अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। किस तरह से, 1090 क्या होता है अनडिफाइंड, और 10 क्या होता है 0। 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, और 1/0 इन्फिनिटी। अब -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई नंबर जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे इधर 2 हो रहा है, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। और ये हमारे पास फिर इसका क्या आंसर आ गया, इन्फिनिटी, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो एमसीक्यू नंबर 25 में हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल गिवन था जिसकी लिमिट थी 0 से पाई कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हमने इवेल्युएट करते हुए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की, इसकी अपर लिमिट चेंज कर दी। उसकी रीज़न मैंने भी आपको बता दी कि अगर हम उसी लिमिट से इसको कंटिन्यू करते तो हमारे पास यहाँ पे अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जानी थी। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने अपर लिमिट में चेंजिंग करके लिमिट बनाया π/2, और फिर हमने इसको इवेल्युएट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, इन्फिनिटी, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 25 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक लिमिट दी गई है जिसको एवेल्युएट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x इक्वल्स टू डैश। और ऑप्शन हमारे पास हैं, पहली ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है -1। ये एमसीक्यू भी बीएससी के पोर्शन में से उठाया गया है
उस पर जो आप बुक फॉलो करते हैं कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ, उसका जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 में से ये क्वेश्चन उठाया गया है और इसको अब हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। इसको मैं रिपीट करके लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी छोटी सी दो चीज़ें हैं, ये समझ लें कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और ऊपर है नेगेटिव साइन और ये है 1/x, और नेगेटिव साइन का मतलब आपको पता है यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट। और लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड, और 0 के लेफ़्ट साइड पे चूँकि नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो इसलिए जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे ना तो 1/0 इन्फिनिटी होगा लेकिन साथ नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, हम 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और 0 के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर -इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से अगर x अप्रोचेस टू 0 प्लस है 1/x, अब इसका मतलब ये है कि ये राइट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट में हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन 0, तो फिर इसलिए इसका आंसर 1/0 प्लस इन्फिनिटी होगा। ये दो बातों में डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको जब एवेलुएट करेंगे तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूँगा, x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 1/x। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन -1/0 इन्फिनिटी। अब ये है साइन माइनस इन्फिनिटी, साइन माइनस इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे एज साइन इज़ अ बाउंडेड फंक्शन हैविंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1 क्लोज इंटरवल। देखिए साइन एक बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू बाउंड हो गई है, किस इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल में -1 से 1। मतलब साइन के एंगल में आप जितनी मर्जी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें, इसका आंसर हमेशा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी साइन -इन्फिनिटी ये किसी नंबर -l के इक्वल है। माइनस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव साइन है जो कि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आया, -l। इसी तरह से अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइन 1/x। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे साइन 1/0, अब ये प्लस इन्फिनिटी होगा क्योंकि अब 0 को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, यहाँ पे लेफ़्ट साइड थी इसलिए -इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आएगा। और अब साइन इन्फिनिटी क्या है, यहाँ पे भी हम यही रिजल्ट यूज़ करेंगे कि साइन इज़ अ बाउंडेड फंक्शन हैविंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1। जिस तरह से हमें ये नहीं पता था कि साइन -इन्फिनिटी क्या होगा, उसी तरह से हम साइन इन्फिनिटी के बारे में भी नहीं बता सकते कि ये किसके इक्वल होगा। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर इसी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे फिर मैं ये लेट कर लेता हूँ कि साइन इन्फिनिटी जो है ये किसी नंबर l के इक्वल है जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, +l। तो यहाँ पे आप देख लें लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट के इक्वल नहीं आया, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, डज नॉट एग्जिस्ट। तो MCQ नंबर 26 में हमें एक लिमिट दी गई थी x अप्रोचेस टू 0, इसको हमने इवेलुएट करना था साइन 1/x के लिए, और इसको हमने इवेलुएट करते हुए देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट के इक्वल नहीं आया, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि इसका ए ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 26 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। ये भी उसने FSC के पोर्शन में से उठाया है, जो चैप्टर 3 है इंटीग्रेशन वाला, उसकी एक्सरसाइज जो 3.6 है जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल्स गिवन है। ये MCQ उस पोर्शन में से आया है जिसकी लिमिट है 0 से 3π/4
और हमारे पास अंदर फंक्शन है मॉडुलस की फॉर्म में, मॉडुलस ऑफ cos x dx, और हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 1/√2, -1/√2, इन्फिनिटी और 2 -1/√2। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिमिट है जी 0 से 3π/4 मॉडुलस ऑफ cos x dx। अब सबसे पहले तो हम इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले इसका मॉडुलस जो है वो सॉल्व करेंगे। उसका तरीका का क्या होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल के अंदर ऐसा फंक्शन आ जाए जो मॉड में हो, मॉडुलस वाला फंक्शन हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या देखना है कि वो वाला पॉइंट जिस पे ये फंक्शन ज़ीरो हो रहा है वो कौन सा पॉइंट है। कोज के एंगल में मैं x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करूं कि फंक्शन ज़ीरो हो जाए, वो 90 है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस लिमिट को ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल का एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। थ्योरम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। थ्योरम ये है जी कि अगर a से b लिमिट है f(x) dx, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। लिमिट हमारी थी a से b, हमने इसको ब्रेक किया है a से c और c से b, और ये जो c पॉइंट है ये एक्चुअली a और b के दरमियान लाई करता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 90 पुट करता हूँ तो फिर cos 90 ज़ीरो होता है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे 0 से 90 dx प्लस 90 से 3π/4 dx मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जो 90 है वो 0 और 3π/4 के दरमियान है। ये वाली कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं ना, वो इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। तो 90 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। इंटरवल हमारा यहाँ पे है 0 से 3π/4, तो 90 से बिलोंग कर रहा है। और अगली बात काबिल गौर, यहाँ पे देखिए 0 से लेके 90 तक हमने अब इस फंक्शन का बिहेवियर देखना है। 0 और 90 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 1 2 3 4 से लेके 89 तक आप इसमें पुट करें तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस cos x। सिमिलरली अगर आप 90 से 3π/4 तक वैल्यू इसमें पुट करें, 90 है ना, मतलब 91 92 100 इस तरह से कोई भी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो फिर हम इसको माइनस cos x लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब आप इसको सॉल्व कर लें। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, और लिमिट 0 से π/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा। और सिमिलरली cos x की इंटीग्रेशन sin x और लिमिट π/2 से 3π/4। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब साइन 90 आप जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस साइन 0 0 और माइनस साइन 3π/4। साइन 3π/4 को आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 3π/4 को मैं लिखता हूँ जी π/2 और π/4। अब 90 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है ये क्या होता है, पॉजिटिव, और 90 की वजह साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस π/4। और कोस π/4 किसके इक्वल होता है, 1/√2। इस बात की समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो साइन 90 है ये अगेन 1 है। 1 ये वाला माइनस दोनों के साइन चेंज करेगा, -1/√2, और ये +1, 1 + 1 2 -1/√2। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ 2 -1/√2। तो MCQ नंबर 27 में हमारे पास एक मॉडुलस की फॉर्म में इंटीग्रल गिवन था जिसकी लिमिट थी 0 से 3π/4। तो सबसे पहले हमने इसको उस पॉइंट पे ब्रेक किया है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन 0 हो रहा है 90 पे, और फिर हमने इसको एवेल्यूएट करते हुए सॉल्व किया और इसका आंसर क्या आया, 2 -1/√2, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 27 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। ये भी उसने FSC के पोर्शन में से उठाया है। पार्ट 1 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 और उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से ये MCQ उठाया गया है, विच इज़ सीकेंट इंटू टेन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू डैश। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पहला ऑप्शन है 2/√13, बी ऑप्शन है 3/√13, सी ऑप्शन है √13/3 और लास्ट ऑप्शन है √13/2। तो इसको हम एवेल्युएट करते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सीकेंट और इसके एंगल में है टेन इनवर्स 2/3। अब ये जो इसका एंगल है ना, इसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल, फॉर एग्जांपल y के इक्वल टेन इनवर्स 2/3। टेन इनवर्स इधर जाके y के साथ टेन बन जाएगा 2/3, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें। स्क्वेयरिंग टेन स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और टेन स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर y -1 के, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर y -1 उधर जाके +1 और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 13/9। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए तो ये बनेगा सीकेंट y इज इक्वल टू √13 और 9 का √3। यहाँ से अब y की वैल्यू पुट कर दें आप। y हमने क्या लेट किया था यहाँ पे, टेन इनवर्स 2/3 और ये है √13/3। तो देखें यही हमें रिक्वायर्ड था ना, सीकेंट इंटू टेन इनवर्स 2/3 और इसका आंसर क्या आया है, √13/3। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 28 में हमारे पास गिवन था सीकेंट इंटू टेन इनवर्स 2/3। इसको हमने बड़ी आसानी से सॉल्व किया है और इसका आंसर क्या आया है, √13/3, जो कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 28 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 29 को डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। हमारे पास ऑप्शंस में 4 सीरीज़ दी गई हैं और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंट है। पहली ऑप्शन है 1/n², दूसरी ऑप्शन है 1/n, तीसरी ऑप्शन है 1/√n और चौथी ऑप्शन है 1/n⁻²/3। अब जो कोई भी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ पहले। अब यहाँ पे हम पी सीरीज़ को डिस्कस करते हैं, ये फाइंड करने के लिए कि हमारे पास ये जो सीरीज़ गिवन है इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है। इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे पी सीरीज़ को देख लेते हैं। ये क्या होती है, ये होती है जी 1/n और इसकी पावर p। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं कि अगर तो आपका p ग्रेटर देन 1 है तो फिर आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और अगर आपका p ये जो n की पावर में है ये लेस देन इक्वल टू 1 हो तो फिर आपकी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब जो पहली ऑप्शन में हमारे पास सीरीज़ गिवन है, हम चारों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको मैं ले लेता हूँ, ये है 1/n², 1/n²। अब आप यहाँ पे गौर करें, n की पावर कितनी है 2, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पे क्या है हमारी सीरीज़, कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। अब हम दूसरी सीरीज़ पकड़ लेते हैं, वो है 1/n, 1/n। अब यहाँ पे देखिए n की पावर कितनी है 1 और इक्वल टू 1 पे भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, दोनों पे क्या है, डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज़ भी फिर आपकी डाइवर्जेंट होगी। इसके बाद अब ये जो तीसरी ऑप्शन है ये हम ले लेते हैं, ये है 1/√n, 1/√n। अब स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, n की पावर 1/2, यही होता है ना, और 1/2 भी लेस देन 1 है, तो ये सीरीज़ भी फिर आपकी डाइवर्जेंट होगी।
अब उसके बाद जो चौथे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है वो है 1/n⁻² 2/3। अब ये जो 2/3 है ये भी आपका लेस देन 1 है, तो ये सीरीज भी फिर क्या हो गई, डाइवर्जेंट। तो इस तरह हमने जो चारों ऑप्शंस में सीरीज़ गिवन थी उनको चारों को डिस्कस कर लिया है। जो ऑप्शन ए में सीरीज़ है सिर्फ वो कन्वर्जेंट है, बाकी डाइवर्जेंट है, और रीज़न हमने यहाँ पे देख ली पी सीरीज़। तो स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, उसने कन्वर्जेंट के बारे में पूछा था, तो वो क्या है 1/n², जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा फिर। तो MCQ नंबर 29 में हमें ये पूछा गया था कि गिवन सीरीज़ में से कौन सी कन्वर्जेंट है, तो इस पर्पस के लिए हमने पी सीरीज़ को यूज़ किया है। पी सीरीज़ क्या कहती है कि 1/n⁻p जो है ये कन्वर्ज करेगी जब p ग्रेटर देन 1 होगा और डाइवर्ज करेगी जब p लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने देखा कि ये जो पहली सीरीज़ है 1/n² सिर्फ ये कन्वर्ज करेगी, बाकी तीनों डाइवर्ज करेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 29 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज की इस लेक्चर का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच इज़ MCQ नंबर 30। इसमें हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है x - x³ ⁻3 प्लस x⁵5/5 माइनस x⁻7/7 प्लस अप टू सो ऑन इज़ मैक्लॉरेंस सीरीज़ ऑफ। हमने ये बताना है कि ये किस फंक्शन की मैक्लॉरेंस सीरीज़ है। ऑप्शन हमारे पास गिवन है sin x, cos x, sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। जो मैक्लॉरेंस सीरीज़ का जनरल फार्मूला है मैं पहले वो यहाँ पे लिखूँगा, f(x) equals to f(0) प्लस f'(0) प्लस x² f'(0) प्लस x³ f'(0) प्लस अप टू सो ऑन। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप किसी भी फंक्शन की मैक्लॉरेंस सीरीज़ इजीली ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली ऑप्शन है sin x, अगर मैंने sin x की मैक्लॉरेंस सीरीज़ फाइंड करनी है तो मैं sin x को f(x) सेलेक्ट करूँगा, उसके डेरिवेटिव्स फाइंड करूँगा और फिर उनमें ज़ीरो पुट करता जाऊँगा और इसी सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, तो मेरे पास sin x की मैक्लॉरेंस सीरीज़ आ जाएगी। लेकिन कुछ फेमस जो मैक्लॉरेंस सीरीज़ हैं वो आपको याद भी होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा sin x की, वो होती है जी x माइनस x³ प्लस x⁵5/5 माइनस x⁻7/7 प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद अगर मैं cos x की मैक्लॉरेंस सीरीज़ लिखूँ तो वो होगी 1 माइनस x² प्लस x⁴/4 माइनस x⁶/6 प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद हम मैक्लॉरेंस सीरीज़ लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक x की। साइन x का और साइन हाइपरबोलिक x का आपस में लिंक है, ये आपने गौर करना है। क्या यहाँ पे अल्टरनेटिव साइंस आए हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, सीरीज सेम है। x प्लस x⁻3/3 प्लस x⁵5/5 प्लस x⁻7/7 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे अब हम कोज हाइपरबोलिक x की जो मैक्लॉरेंस सीरीज़ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और कोज हाइपरबोलिक x का लिंक कोज के साथ है, ये आपने गौर करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्टरनेटिव साइन से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, टर्म्स सेम होंगी। 1 प्लस x² प्लस x⁴/4 प्लस x⁶/6 प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट एक और फेमस मैक्लॉरेंस सीरीज़ है e⁻x, ये इक्वल होती है 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद एक और फेमस मैक्लॉरेंस सीरीज़ है ln 1 प्लस x, ये इक्वल होती है x माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴/4 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये कुछ फेमस मैक्लॉरेंस सीरीज़ मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब जो स्टेटमेंट में हमारे पास मैक्लॉरेंस सीरीज़ है वो क्या है जी, x माइनस x³ प्लस x⁵5/5 माइनस x⁻7/7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसकी सीरीज़ है,
साइन एक्स की, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन पेपर में वो कोई भी मैक्लॉरिन सीरीज़ पूछ सकता है, तो बेहतर ये है कि ये आपको सारी याद होनी चाहिए। और मैंने इनको ड्राइव करने का मेथड भी आपको बता दिया है। आप इस जनरल फार्मूला जो है मैक्लॉरिन सीरीज़ का, इसको यूज़ करते हुए आप किसी भी फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज़ ड्राइव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स 2015 का जो पेपर है, इसके MCQ नंबर 21 से लेकर 30 तक डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।